सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज़ वीडियोस देखिए और अपना काम पूरा करिए। बच्चों अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप सभी को पता है हम कर रहे थे पाठ 17 जो कि है जाखू मंदिर। तो बच्चों पाठ 17 जाखू मंदिर का हम अभ्यास कर रहे थे, जो हमारी किताब के पीछे अभ्यास दिए गए हैं हम वह कर रहे थे। अभी तक हमने दूसरा अभ्यास पिछले वीडियो में रिक्त स्थान भरो किया था और दिए गए शब्दों की सहायता से हमने यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको हमने भरकर पूरा किया था। तो पहला रिक्त स्थान था अंजलि और मंथन डैश मंदिर देखने गए। तो वहाँ पे हमने पहले वाले में बच्चों लिखा था, पहले में जाखू मंदिर पहले से लिखा हुआ है और हमने जाखू लिखा था। अंजलि और मंथन जाखू मंदिर देखने गए। उसके बाद हमारे पास दूसरा था 2 मंदिर में डैश हो रही थी। मंदिर में क्या हो रही थी? आरती हो रही थी। तो ऊपर शब्द दिया है, ऊपर से देख करके हम नीचे लिखेंगे 2 आरती आरती मंदिर में आरती हो रही थी। और फिर 3 में हम लिखेंगे बच्चों पंडित जी ने मंथन को डैश का टीका लगाया। किसका टीका लगाया? चंदन का टीका। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 में च पे बिंदी चंदन, चंदन का टीका। उसके बाद 4 में हम लिखेंगे अंजलि ने डैश गिरा दिया। बच्चों अंजलि ने डैश गिरा दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे संतरा, स पे बिंदी संतरा, र पे आपकी मात्रा रा। अंजलि ने संतरा गिरा दिया। उसके बाद हम 5 में लिखेंगे 5 में हमारे पास संतरा उठाकर डैश चला गया। तो हम यहाँ लिखेंगे बंदर, ब पे बिंदी द र। संतरा उठाकर कौन चला गया? बंदर चला गया। तो इस तरह से बच्चों हमारा पहला है जाखू मंदिर। बच्चे कहाँ गए थे? बच्चे जाखू मंदिर देखने गए थे, यानी अंजलि और मंथन जाखू मंदिर देखने गए। मंदिर में क्या हो रही थी? आरती हो रही थी। तो हम यहाँ लिखेंगे आरती। तीसरा है पंडित जी ने मंथन को चंदन का टीका लगाया। किसका टीका लगाया? चंदन का टीका लगाया। 5वें में अंजलि ने डैश गिरा दिया, अंजलि ने संतरा गिरा दिया। उसके बाद बच्चों हमारे पास है 5 में हम लिखेंगे, यहाँ पे 5 में है बंदर, संतरा उठाकर बंदर भाग गया। तो हम यहाँ लिखेंगे संतरा उठाकर बंदर चला गया। तो यहाँ पे हम बंदर लिखेंगे। तो ये हमने जो भी पिछले वीडियो में किया था उसे दोहरा लिया है। चलिए हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आगे हमारे पास यहाँ पे है कुछ शब्द। पहले हमने उन शब्दों को बिना अंग की मात्रा के लिखा है, फिर उन्हीं शब्दों में अंग की मात्रा लगाकर लिखा है। तो चलिए दोनों को पढ़कर हम समझते हैं कि अंग की मात्रा लगाने और होने और न होने में क्या फ़र्क है। अगर अंग की मात्रा है तो हम शब्दों को किस तरह पढ़ेंगे और नहीं है तब हम उन शब्दों को किस तरह से पढ़ेंगे। तो बच्चों हमारा प्रश्न है हमारा यहाँ पे बोल, ब पे ओ की मात्रा बोल, कर पढ़ो, प ढ पे ओ की मात्रा पढ़ो, बोल कर पढ़ो और बोल कर पढ़ो और समझो, स म झ पे ओ की मात्रा झो, बोल कर पढ़ो और समझो। तो यहाँ पर बच्चों हमें जो भी दिया गया है उसमें हमें एक में अंग की मात्रा लगानी है और दूसरे में नहीं लगी है। तो जैसे कि घ और टा, घटा। अब घटा में हमने मात्रा नहीं लगाई है, लेकिन घंटा में हमने मात्रा लगाई है, यानी कि घ के ऊपर बिंदी लगाई है और ट पे आ की मात्रा घंटा। तो ये हो गया घटा और ये हो गया घंटा। उसके बाद है हमारे पास गदा, गदा। अब गदा में बच्चों हम जब बिंदी ग पे लगा देंगे तो ये हो जाएगा गंदा, गंदा, गदा और ये हो गया गंदा। उसके बाद है वश,
ये है वश और ये हो गया वंश, ये हो गया वंश, वश। जब हम बिना अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं, सिर्फ मुंह से पढ़ रहे हैं, हम मुंह से ही ध्वनि आ रही है, लेकिन जब हम अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ रहे हैं तो हम नाक और मुंह दोनों से पढ़ रहे हैं, इसलिए बच्चों इनको हम अनुस्वार भी कहते हैं। तो ये है घटा, घंटा, घन न से भी ध्वनि आ रही है, जब हम अंग की मात्रा वाले शब्द को पढ़ रहे हैं तो नाक से भी ध्वनि आ रही है और मुंह से भी ध्वनि आ रही है, तो ये हो गया घंटा। उसी तरह गदा, गदा सिर्फ हम मुंह से बोल रहे हैं गदा, लेकिन हम अंग की मात्रा लगा रहे हैं तो ये हो जा रहा है गंदा, गंदा। वश, वश हम मुंह से बोल रहे हैं सर, वश, लेकिन हम अंग की मात्रा लगा रहे हैं, हो जा रहा है वंश, यानी नाक, ये सिर्फ मुंह से, ये नाक और मुंह दोनों से, इसलिए हम इसे अनुस्वार भी कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास है अगला शब्द हमारा जो है वो है र पे बिंदी, र और ग, फिर उसके बाद है र पे बिंदी रंग, रंग। उसी तरह हमारे पास है जग, ज और ग, जग, और ज पे बिंदी जंग, जंग। उसी तरह आखिरी शब्द है, आखिरी शब्द है क और स, कस, और उसी पे हमने जब बिंदी लगा दिया तो ये हो गया कंस, ये हो गया कंस। तो यहाँ पे हमें अंग की मात्रा वाले शब्दों को और बिना अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ करके, बोल करके समझना है कि दोनों के पढ़ने और लिखने में क्या फ़र्क होता है। जब हम अंग की मात्रा वाले शब्दों को लिखते हैं तो हम जिस पे अंग का स्वर होता है, जिस वर्ण के साथ अंग की ध्वनि सुनाई देती है, यानी स्वर सुनाई देता है, उसके ऊपर हम एक बिंदी लगाते हैं और उसे नाक व मुंह दोनों से पढ़ते हैं, तो ये हो जाता है घंटा, घंटा। गंदा, गंदा। वंश, वंश। रंग, रंग। जंग, जंग। कंस, कंस। अब ये हो गया घटा, घटा। गदा, गदा। वश, वश। रग, रग। जग, जग। यानी कि इसे पढ़ते समय हम सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, हमारा जो ध्वनि है वो मुंह से आ रहा है, लेकिन हम अंग की मात्रा वाले को पढ़ रहे हैं तो नाक व मुंह दोनों से आ रहा है, इसलिए हम इसे अनुस्वार भी कहते हैं। और ये हो गया कस, कस। कंस, कंस। तो आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने और मात्रा लगाने दोनों आएगा। तो हम मात्रा कहाँ लगाते हैं, यानी बिंदी, अंग की मात्रा का चिन्ह जो कि इस तरह से हम बनाते हैं, इसे हम कहाँ लगाते हैं, किसी भी वर्ण के ऊपर। जिस वर्ण के साथ ध्वनि आ रही है, यहाँ पे घन, घ के साथ ध्वनि आ रही है, इसलिए हम घ पे बिंदी लगाएंगे। उसके बाद है ग पे बिंदी, यानी गंदा, गंदा। ठीक है। उसके बाद वंश, वंश। उसके बाद है रंग, रंग। उसके बाद है जंग, जंग। ठीक है। तो इस तरह से, और आखिर में है कंस, कंस। इस तरह से आपने अभी तक बच्चों अंग की मात्रा को लगाना सीखा, पहचानना सीखा, और अंग की मात्रा लगा करके सही सही शब्दों को लिखना और उनका उच्चारण भी सीखा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अंग की मात्रा होने और न होने में कितना फ़र्क है, दोनों में कितना अंतर है जब हम उनका उच्चारण करते हैं। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं अगला अभ्यास हमारे पास है। ये आपको लिखना नहीं था कहीं, इसलिए मैंने मिटा दिया, क्योंकि ये आपकी किताब में दिया हुआ है। आपको सिर्फ बोल बोल के पढ़ना है और समझना है। उसके बाद बच्चों इसी तरह हमें कुछ और शब्द दिए गए हैं जो कि तुक वाले शब्द हैं। तुक वाले शब्द आपने इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स पढ़ा होगा, जिसमें तुक आता है। जब हम उन शब्दों को बोलते हैं तो तुक आता है बोलने में, और क्योंकि उनके जो आखिरी शब्द होते हैं वो पहले वर्ण के अलावा बाकी जो वर्ण होते हैं एक समान होते हैं और मात्रा भी एक समान होती है, इसलिए जब हम उनको पढ़ते हैं तो तुक आता है। जिस तरह से इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, जो राइम करते हैं, उसी तरह यहाँ पे हमारे पास तुक वाले शब्द हैं। इनको हम पढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो पहला है बच्चों, हमारा प्रश्न है ग पे बिंदी गन, द पे आ की मात्रा दा, और गंदा, और दूसरा शब्द है फंदा। जब हम गंदा और फंदा बोल रहे हैं तो दोनों में तुक आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें भी अंग की मात्रा है और
द आखिर में द पे आ की मात्रा है, इसमें भी अंग की मात्रा है और द की मात्रा है। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो दोनों का जो उच्चारण है या फिर दोनों का जो साउंड है एक जैसा है, यानी स्वर है एक जैसा है, इसलिए दोनों में एक तुक बैठ रहा है। इसे हम तुक वाले शब्द बोलते हैं। जब ऐसे शब्दों को हम पढ़ते हैं तो एक जो तुक बनता है, इसकी वजह से इन शब्दों को हम तुक वाले शब्द कहते हैं। इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। इस तरह के शब्दों को हम कविता वगैरह में भी प्रयोग करते हैं। एक पंक्ति में एक शब्द और उसी से मिलता जुलता उसी तुक वाले शब्द को हम दूसरी पंक्ति में, ताकि जो हमारी कविता होती है उसमें भी एक लय बने, एक जो हमारी कविता है उसमें तुक बने। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कविता में भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ शब्दों का उदाहरण दिया गया है जिसे हम पढ़ेंगे। पहले एक पंक्ति में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसी के मिलते जुलते तुक वाले शब्दों को चित्र के रूप में दिया गया है। हम चित्रों को पहचानेंगे और उसके बाद मिलते जुलते तुक वाले शब्द को हम दिए गए शब्दों के सामने लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा गंदा और फंदा दोनों तुक वाले शब्द हैं, दोनों में एक ही जैसा तुक है, इसलिए हम इन्हें तुक वाले शब्द कहते हैं। और गंदा फंदा एक जैसे, एक ज पे ए की मात्रा जैसे, एक जैसे, एक जैसी, तुक वाले, तो पे छोटियों की मात्रा तुक वाले, व और ल पे एक ही मात्रा वाले, तुक वाले शब्द हैं। श आधा ब द शब्द हैं, शब्द हैं। उसके बाद हमारे पास तुम भी ऐसा ही, त पे छोटियों की मात्रा तुम, भ पे बड़ी की मात्रा भी, ऐसा, ए स पे आ की मात्रा ऐसा ही, तुम भी ऐसा ही। एक एक शब्द लिखो, एक एक शब्द लिखो। ल पे छोटे ई की मात्रा, ख पे ओ की मात्रा। तो हमें जिस तरह से यहाँ पे तुक वाले शब्द दिए गए हैं गंदा और फंदा, उसी तरह हमें भी नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके एक एक तुक वाले शब्दों को देखना है। और बच्चों यहाँ पे हमारे बगल में कुछ चित्र दिए गए हैं, तुक वाले शब्द जो उनसे मिलते जुलते तुक वाले शब्दों के चित्र यहाँ दिया गया है। हम चित्रों को पहचानेंगे और जो भी जिनके तुक एक समान है उनको उनके सामने लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है, आपने प्रश्न देख लिया, गंदा और फंदा एक जैसी तुक वाले शब्द हैं, तुम भी ऐसा ही एक एक शब्द लिखो। आपको भी ऐसे ही एक एक शब्द लिखने हैं। तो चलिए हम लिखते हैं। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास उदाहरण के तौर पे जो दिए हैं वो है, पहला है लंग, ग पे बड़े की मात्रा, गूर, लंगूर। पहला है लंगूर। उसके बाद दूसरा है प पे बिंदी, पन, ज पे आ की मात्रा, जा, पंजा। उसके बाद तीसरा है ड पे बिंदी, डन, ड पे आ की मात्रा, डा, डंडा। और चौथा है अंदर, अ पे बिंदी, अन, द, र, अंदर। और उसके बाद आखिर में है लंबा, ल पे बिंदी, ब पे आ की मात्रा, बा, लंबा। अब कुछ चित्र बगल में दिए गए हैं, अगर आप चित्रों को देखें तो पहला चित्र है अंगूर का, अंगूर। दूसरा चित्र है बंदर का, बंदर। तीसरा चित्र है अंडा का, अंडा। चौथा चित्र है गंजा का, गंजा। उसके आखिर में पांचवा चित्र है खंबा का। तो चलिए हम तुक वाले शब्द ढूंढते हैं। लंगूर, लंगूर का तुक बैठता है अंगूर से, तो हम लंगूर के आगे लिखेंगे अंगूर, अ पे बिंदी, अंग, ग पे बड़े की मात्रा, गू, र, अंगूर। उसके बाद हमारे पास है पंजा, पंजा, पंजा यानी गंजा। तो पंजा के आगे हम लिखेंगे, पंजा के आगे लिखेंगे गं, ज पे आ की मात्रा, जा, गंजा। उसके बाद डंडा, डंडा के आगे हम क्या लिखेंगे बच्चों, अंडा, क्योंकि डंडा और अंडा दोनों में एक ही जैसा तुक है। तो हम डंडा के सामने लिखेंगे
अ पे बिंदी अन, ड पे आ की मात्रा डा, अंडा। उसके बाद अंदर, अंदर, अंदर का क्या होगा? बंदर, अंदर, बंदर, बंदर, अंदर, बंदर। लंबा खंभा, ख पे बिंदी और भ पे आ की मात्रा भा। अब बच्चों आप देख सकते हैं, लंगूर गूर, अंग की मात्रा गूर, अंग की मात्रा गूर, मतलब पहले वर्ण के अलावा बाकी सभी वर्ण एक समान हैं और पहले वर्ण पे मात्रा भी एक समान है। इसलिए जब हम दोनों को पढ़ते हैं तो दोनों में एक ही तुक आता है। इसलिए लंगूर अंगूर। उसी तरह अंग जा, अंग जा, पंजा गंजा, इसमें भी एक ही तुक बनता है। डंडा, अंग डा, अंग डा, दोनों में एक ही तुक है, मतलब शब्द वर्ण है इसलिए तुक भी एक ही है। अन द र, बन द र, लंबा खंभा, क्योंकि वर्ण मिलते जुलते हैं, मात्रा भी मिलती जुलती है, इसलिए दोनों में एक ही तुक बनते हैं। ये सभी शब्द राइम कर रहे हैं, इसलिए हम इनको तुक वाले शब्द कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से जो भी आज हमने अभ्यास किया आप उसे लिखेंगे, पढ़ेंगे, दोहराएंगे और एक बार फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।